ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करें, आपने बात करी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो था अपना रिजल्ट दिया और उसके नतीजों के बाद में जो है बाजार का मूड थोड़ा बिगड़ा। आज की बात करूं तो जब तक मैंने इसको ट्रैक किया था उस टाइम तक 2.4% तक ये शेयर गिर चुका था। नेट प्रॉफिट कंपनी ने अपने रिजल्ट में बताया कि 26,994 करोड़ का है। सालाना आधार पर इसमें 76% की ग्रोथ दिखी है, लेकिन ऑपरेशनल रेवेन्यू जो है, ऑपरेशन के थ्रू जो रेवेन्यू हुई है उसमें सिर्फ 5% का इजाफा है। रिलायंस को लेकर के डेफिनेटली कंपनी के ऊपर सभी का भरोसा है, मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन ये जो गिरावट हो रही है 2-2.5% की, इन्वेस्टर्स इसको किस तरह से लें? क्या उनको मौके की तरह इसमें जिनको फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, या फिर किस तरह की नीति बनाएंगे आप? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एक शॉर्ट टर्म में तो रिलायंस के नंबर्स इतने कोई एक्साइटिंग नहीं थे। जैसे आपने भी कहा कि जो 76% ग्रोथ आ गया है वो ज्यादातर अदर इनकम से आ गया है। अदर इनकम आप हटा दे तो मुश्किल से 5% का ग्रोथ है। 5% का ग्रोथ डेफिनेटली मार्केट्स को पसंद आया नहीं है और इसीलिए शेयर में थोड़ा सा एक स्लगिशनेस है। जियो का बिजनेस इस बार अच्छा था, उन्होंने आरपू भी बढ़ाया, लेकिन अगर ऑयल टू केमिकल का बिजनेस देखे, जो ऑयल एंड गैस का बिजनेस देखे, तो वहां पे ढीलापन देखने को मिला और मुझे लगता है कि अगला क्वार्टर भी ऐसे ही रहेगा। इसमें कोई बड़ी बढ़त आएगी ऐसा लगता नहीं है। हालांकि देखिए अभी रिलायंस का एजीएम बहुत जल्दी होने वाला है और यहाँ पे उम्मीदें हैं कि कोई बड़ा अनाउंसमेंट मैनेजमेंट करेगा उनके रिलायंस रिटेल के लिए। हो सकता है कि वैल्यू अनलॉकिंग की बातें हो सकती है, तो ऐसा अगर कुछ होता है तो शेयर में एक अच्छा शॉर्ट टर्म में उछाल आपको देखने को मिलेगा। बट नजरिया आपका अगर 12-15 महीना है तो मैं कहूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी मोड से थोड़ा खरीदिए। रिलायंस में जब ट्रिगर आएगा तब शेयर बहुत तेजी से भागेगा और करीबन मुझे लगता है कि यहाँ से भी एक 15-16% की अपसाइड अगले 12-15 महीने में रहेगी। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए जो 12-15 महीने का व्यू रखते हैं। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड एटलीस्ट अगले 2-3 महीने में आएगी। Q2 से भी अविनाश जी को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि बेसिक रीज़न ये है कि जो कोर सेगमेंट है उनका, वहाँ पर ढीलापन दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं दिख रही। लेकिन एजीएम से उम्मीद है, क्योंकि एजीएम में नई नई तरह की घोषणाएं हो सकती हैं और रिलायंस डेफिनेटली शेयर मार्केट का हाथी है, धीमी रफ्तार चलेगा लेकिन बड़ा मुनाफा देके जाएगा। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिप करने की शुरुआत कर सकते हैं, हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा का खरीदिए। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको मिलेगा और जब ट्रिगर्स इसको मिलेंगे तब आपको शानदार मुनाफा मिलेगा। ये राय है अविनाश जी की। दूसरी, हमने इंट्रो में भी बात की, आईसीआईसीआई बैंक जो है उसने अपने रिजल्ट पेश किए और आईसीआईसीआई बैंक का मैं कहूंगी कि बैंकिंग सेक्टर में बेस्ट अभी तक दिखा है। लगभग 15.5% की इन्होंने नेट प्रॉफिट में ग्रोथ की बात कही है और वहीं एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वहां पर लगभग 10.5% की भी बढ़त है। इंट्राडे हाई आज इसका शेयर का 1465 रुपए गया। आपने तारीफ की सर, आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के क्या किया जाए? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर में अभी तक जो रिजल्ट्स आ गए हैं उसमें काफी बेहतरीन नंबर है। डेफिनेटली 15% का प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा है और उसमें ये बात आपको समझना चाहिए कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, उसके बाद आईसीआईसीआई प्रू जो उनकी सब्सिडरीज है, उन्होंने भी बहुत अच्छे नंबर दिखाए। ओवरऑल जो कमेंट्री है जो कंपनी ने कल कॉन्फ्रेंस कॉल में कही है वो भी काफी एनकरेजिंग है। उनका मानना है कि सेकंड क्वार्टर से ग्रोथ और भी तेज होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है कि अगर इस लेवल से भी अगर कोई एंटर करता है और नजरिया 6 से 12 महीने रखता है तो 1500-1550 का एक नियर टर्म का टारगेट आपको मिल सकता है। आई थिंक अगर आप इसको एक्सिस बैंक और बंधन बैंक से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन नंबर है, क्योंकि ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर के लिए जो चुनौती थी वो बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स कम हो चुके थी, मार्जिन और यील्ड्स थोड़े कम हो चुके थे। बट इसके बावजूद आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाया। तो मैं कहूंगा कि अगर मान के चलिए थोड़ा सा मुनाफा वसूली भी मिलता है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे पोजीशन बिल्ड करें। आईसीआईसीआई बैंक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, पूरे बैंकिंग सेक्टर को देखते हुए इस पर दांव लगाया जा रहा है। 1550 वो लेवल है जो आपको शॉर्ट टर्म में इसमें दिख सकता है जब भी इसमें ग्रोथ आएगी। इन कंपैरिजन बाकी बैंकों से ये बेहतर बताया जा रहा है और हर बार जब आपको इसमें मुनाफा वसूली दिखती है या आपको लगता है कि गिरावट आ रही है तो अविनाश जी की राय है कि उस टाइम पे उससे एक अपॉर्चुनिटी कंसिडर करते हुए उसमें पैसा लगाएगा, थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक खरीदने की कोशिश करें, आपको लॉन्ग टर्म में बढ़िया मुनाफा देके जाएगा। एचडीएफसी बैंक बैंकिंग सेक्टर का बढ़िया बड़ा नाम है। 12% की बढ़त के साथ इन्होंने नेट प्रॉफिट 18,155 करोड़ का रिकॉर्ड किया। रेवेन्यू में भी 31% की बढ़त बताई है। एनआईआई में 5.5% की लगभग बढ़त हुई है। बोनस की घोषणा की है कंपनी ने। आज का इंट्राडे हाई जो था 2001 आया, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली भी हो रही है सर।
HDFC डेफिनेटली ICICI बैंक के कंपैरिजन में तो थोड़े से अच्छे नतीजे नहीं हैं, लेकिन फिर भी नाम बड़ा है कंपनी का और काफ़ी वेटेज है बैंकिंग सेक्टर में इसका। क्या राय होगी आपकी? नहीं, बिल्कुल देखिए नंबर्स खराब नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि इस बार एचडीबी फाइनेंशियल्स का जो आईपीओ आ गया उसमें से काफी अच्छा अदर इनकम इन्होंने कमाया। प्लस इस बार प्रोविजंस काफी बढ़ गई है। देखिए मार्केट को थोड़ी चिंता है कि ये प्रोविजंस अगर वन टाइम है तो ठीक है, बट अगर अगले क्वार्टर में भी ये प्रोविजंस आती है तो थोड़ा सा दिक्कत का मामला हो सकता है। और 12% का ग्रोथ, देखिए बेस भी बड़ा है, 18,000 करोड़ का प्रॉफिट कम नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए एचडीएफसी बैंक तो इंडेक्स से भी स्टॉक है, अभी बोनस उन्होंने डिक्लेयर किया है, तो डेफिनेटली सिर्फ बोनस के लिए कोई खरीदे नहीं, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करे। मेरे ख्याल से देखिए अगर अगला क्वार्टर थोड़ा सा और अच्छा आता है तो इसमें एक अच्छी बढ़त आपको देखने को मिलेगी। शायद बोनस के लिए स्टॉक अभी मेंटेन्ड है, बट एक्स बोनस होने के बाद हमको देखना पड़ेगा कि कोर अर्निंग्स कैसे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इन लाइन है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी गिरावट होती है तो मेरे ख्याल से एक्स बोनस के बाद ही खरीदिए, बोनस के साथ मत खरीदिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको रियल कोर वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी शेयर के प्राइस में। इरकॉन इंटरनेशनल रेलवे का PSU स्टॉक है, इस शेयर में भी आज 4% की तेज़ी देखी गई। रीज़न कि फ्राइडे को कंपनी ने नोटिस बताया था अपनी फाइलिंग में कि इनको जो है इरकॉन इंटरनेशनल और MMRDA से ऑर्डर मिले हैं। MMRDA यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से इनको 471 करोड़ और लगभग 642 करोड़ के दो अलग अलग ऑर्डर मिले। उसी के साथ इन्होंने RVNL प्रोजेक्ट के लिए JPWIPL के साथ मिलकर के एक जॉइंट वेंचर में बोली लगाई थी, जिसका 70-30 का रेशियो है। 30% जो है वो दूसरी कंपनी के पास और इनके पास 70%, लगभग 571 समवेयर करोड़ का एक ऑर्डर है जो मिला है। 191 रुपये पर शेयर चल रहा था उस टाइम पर। इरकॉन मुझे लगता है बजट फ्रेंडली शेयर है और रेलवे स्टॉक्स ने काफ़ी रैली दी है, लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। इस शेयर को लेकर के क्या आप कहेंगे सर? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए इरकॉन में आज तेजी का कारण यह है कि उनको एमएमआरडीए का ऑर्डर मिला है, आरबीएनएल का भी उनका 70-30 का ऑर्डर उन्होंने फाइनल किया है। तो कहीं ना कहीं देखिए मार्केट उम्मीद लगा रहा है कि सेकंड हाफ में ये ऑर्डर्स इंप्लीमेंट होंगे, कहीं ना कहीं रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और जैसे आपने कहा कि ये इंफ्रा और रेलवेज में बहुत अच्छा काम करते हैं, ऑर्डर बुक भी अच्छी है, तो नजरिया अगर आपका 12-15 महीने है तो डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशंस आप बना सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऑर्डर बुक तो ओवर एंड अबाउट जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है इसके साथ आई है। तो FY26 शुड बी मच बेटर देन प्रीवियस ईयर। तो पॉजिटिव और स्ट्रक्चरली यहाँ पे एक छोटा पोजीशन आप बना सकते हो। तो अगर आप इरकॉन यानी कि PSU शेयर्स में इंटरेस्ट लेते हैं तो ये स्टॉक आपको बढ़िया मुनाफा दे सकता है, क्योंकि FY26 जो है बेहतर दिख रहा है ऑर्डर के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज से।